इससे पहले हमने डेथ प्रोसेस पढ़ा है, एज डिपेंडेंट डेथ प्रोसेस, यानी कि एज के साथ साथ किस तरह डेथ रेट चेंज हो रहा है। उसका लिंक ऊपर गिवन है समझने के लिए। वो जो एज डिपेंडेंट डेथ प्रोसेस है वो कैसे अक्कर हो रहा है जी, वो उस लिंक में इस लिंक में देखा जा सकता है जी। आज है फर्टेलिटी। The birth process in a human population is also the object of great attention। यानी ये जो बर्थ प्रोसेस है ये भी एक तवज्जो के काबिल है। ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट व्यू है या और कुछ, इस पे भी ये फोकस किया जा सकता है। फोकस्ड ऑन हाउ एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर। यानी जो एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी है, एज के अकॉर्डिंग जो हमारे पास बर्थ है वो किस तरह डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। Typical fertility data are shown in figure 1.1। या आगे फिगर है जी 1.1, जिसमें एक टिपिकल डाटा बताया गया वेयर द रेट्स करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट ईयर फॉर द सेम कंट्री आर कंपेयर्ड। जिसमें जो है हमारे पास जो फर्टिलिटी रेट्स हैं वो मुख्तलिफ सालों के लिए एक ही कंट्री के कंपेयर किए गए। ये देखें जी 1.1 इक्वेशन। अब इसमें हमारे पास ये ईयर्स है 1975, 1980, 1985 से लेके 2010 तक, और फिर इनकी एवरेज ली गई है। यानी जो 1975 है उसमें जो फर्टिलिटी रेट है, ये नीचे लिखा हुआ है फीमेल फर्टिलिटी रेट बीटा ए, यानी एज डिपेंडेंट फर्टिलिटी रेट फॉर द यूएसए एट डिफरेंट ईयर्स। मुख्तलिफ सालों के लिए ये फर्टिलिटी रेट दिया गया है जी। आगे ये सोर्स दिया गया है जहाँ से ये फर्टिलिटी रेट ये कैलकुलेट किया गया है। यानी आप देखें 10 से 14 जो फीमेल्स जिनकी एज 10 से 14 तक है उसमें फर्टिलिटी ज़ीरो है। ज़ाहिर बात है कि वो बर्थ कोई ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकती। फिर उसके बाद 15 से 19 इसमें ये है हमारे पास डिफरेंट ईयर्स के लिए, ये है हमारे पास फर्टिलिटी रेट्स, यानी रेट एट विच प्रोड्यूसिंग द ऑफ स्प्रिंग्स मुख्तलिफ ईयर्स के लिए। फिर 20 से 24 ये है हमारे पास ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करने के रेट्स हैं जी। फिर उसके बाद 25 से 29 उसमें ये रेट्स हैं हमारे पास। अब देखिए 25 से 29 जो है ये, अब इस कर्व के अगर एग्जाम्पल देखें, डाटा देखें 1990 का, तो इस एज में 25 से 29 जिनकी फीमेल की एज थी उनमें और बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी रेट था, जो बर्थ रेट था उन एजेस के लिए बहुत ज़्यादा था। इसी तरह अब ब्लैक वाली देखें जो एवरेज है, ये भी इसी तरह ऑन एवरेज, यानी कि जो 25 से 29 एज है फीमेल्स की, उनमें जो बर्थ रेट है ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करने का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है। इसी तरह यहाँ पे फिर देखें ये जो कर्व है, इस कर्व में यानी 2010 में भी इसी एज में ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करने का रेट सबसे ज़्यादा है। तो मतलब जब बाकी आगे फिर 30 से 34 एज का वो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करने का ये आगे दिया हुआ है डिफरेंट। इसी तरह ये सारे हर ईयर के लिए ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करने का रेट या फर्टिलिटी रेट ये इस ग्राफ में दिया गया है यूएसए के लिए। In particular, the following double exponential model fertility schedule is proposed। खास तौर पे जो डबल एक्सपोनेंशियल मॉडल है, डबल एक्सपोनेंशियल मॉडल क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि इसमें एक ये एक्सपोनेंशियल यूज हो रहा है, एक ये एक्सपोनेंशियल यूज हो रहा है। तो डबल एक्सपोनेंशियल मॉडल फर्टिलिटी शेड्यूल इज प्रपोज्ड, यानी फर्टिलिटी के लिए, एज डिपेंडेंट फर्टिलिटी के लिए ये प्रपोज किया गया है डबल एक्सपोनेंशियल मॉडल। दिस 4 पैरामीटर मॉडल शेड्यूल इज शोन इन फिगर 1.12। ये 4 पैरामीटर आप देखें, इसमें बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा 4 पैरामीटर है। ये जो 4 पैरामीटर मॉडल है ये फिगर 1.12 में बताया गया है विद पैरामीटर फिटेड टू द डाटा फीमेल फर्टिलिटी इन जापान फॉर 2004। यानी जापान में 2004 में
फीमेल में जितनी फर्टेलिटी हुई है उस डाटा को फिट किया गया है इस इक्वेशन के साथ फिगर 1.12 में, यानी बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा 4 ये वैल्यूज़ हमारे पास, ये हमने फिटिंग वैल्यूज़ ली हैं। बीटा 1 की वैल्यू, बीटा 2 की वैल्यू, बीटा 3 और बीटा 4 ये हमने रीज़नेबल वैल्यूज़ लेके तो इसको प्लॉट किया है रियल डाटा के साथ, जो जापान का रियल डाटा 2004 का फीमेल फर्टेलिटी का, उसके साथ जब ये प्लॉट किया है तो ये दो कर्व्स आ गई है। अब देखिए डबल एक्सपोनेंशियल मॉडल फर्टेलिटी शेड्यूल फॉर जापान फॉर 2004, द सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट्स द डाटा। ये जो सॉलिड लाइन है ये उस एक्चुअल डाटा को रिप्रेजेंट कर रही है जो हमने एक्चुअल डाटा लिया है। आगे ये सोर्स लिखा हुआ है, ये इससे हमने ये एक्चुअल डाटा लिया है जापान का 2004 का फीमेल फर्टेलिटी का। एंड द फिटेड कर्व इज डॉटेड लाइन, और उस पे जो कर्व फिट की गई है ये पिछले जो हमने ये फार्मूला पढ़ा है इससे जो कर्व ये न्यूमेरिकल वैल्यूज इनके लेके तो ये इसका जो ग्राफ प्लॉट किया गया है वो हमने ग्राफ प्लॉट किया है, यानी 15 से लेके 45 तक वो ये डॉटेड लाइन शो कर रहा है जो फिटेड कर्व का ग्राफ है। A different model fertility schedule that shows explicitly the dependence on a significant fertility parameter is given by the following function. मुख्तलिफ जो मॉडल है फर्टेलिटी शेड्यूल यानी फर्टेलिटी के जो मॉडल्स हैं उसमें वो फर्टेलिटी मुख्तलिफ फर्टेलिटी पैरामीटर पे डिपेंड करते हैं जी। इस तरह के फॉर एग्ज़ाम्पल कि नीचे एक फंक्शन दिया गया है, ये देखें इसमें डिफरेंट पैरामीटर्स हैं फर्टेलिटी पैरामीटर्स जो हमारे पास दिए गए हैं, और ये बीटा ए हमारे पास ए डिपेंडेंट वो फर्टेलिटी रेट दिया गया है। यहाँ पे ए लेस दैन आर इक्वल टू A1 0 होगा और ए ग्रेटर दैन A1 ए अगर ग्रेटर दैन A1 हो तो उसके लिए ये फंक्शन होगा। हेयर गैमा इज़ द क्लासिकल गैमा फंक्शन, ये जो गैमा दिया गया है ये जो यूजुअल स्पेशल फंक्शन है ये उसी तरह दिया गया है। A1 मिनिमम फर्टेलिटी एज, A1 वो मिनिमम एज है जिस पे वो फर्टेलिटी हो सकती है यानी ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हो सकते हैं, यानी ये वुमेन की वो मिनिमम एज है जिस पे वो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकती है। एंड अल्फा एंड थीटा आर पैरामीटर्स दैट डिटरमन द शेप ऑफ द ग्राफ, और अल्फ़ा और थीटा वो पैरामीटर्स हैं जो ग्राफ की शेप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ग्राफ किस टाइप का बनेगा। ये हमारे पास दो पैरामीटर हैं जो सेट करते हैं जी हम। इन पार्टिकुलर द एज ए मैक्सिमम एट विच द पीक अक्कर्स, यानी मैक्सिमम वो एज है जिसमें पीक अक्कर्स हो रही है, यानी इसका मतलब ये है कि जिस तरह हमने वो लास्ट ग्राफ्स में हमने देखा था, इससे पीछे पड़ा था इससे पहले वाले में जब हमने USA का डाटा लिया था ग्राफ में, तो यानी मैक्सिमम वो एज है जहाँ पे पीक अक्कर हो रही है, यानी जहाँ पे हमारे पास जो फर्टेलिटी रेट है वो मैक्सिमम आ रहा है, तो ये हमारे पास वो एज की वो मैक्सिमम वैल्यू है। ए मैक्सिमम को हम ऐसे डिनोट करें A1 प्लस अल्फ़ा माइनस 1 इंटू थीटा। A1 क्या है वो मिनिमम एज है और अल्फ़ा और थीटा हमारे पास वो पैरामीटर है, रीजनेबल पैरामीटर है। आल्सो द फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड सो दैट, और ये जो फंक्शन नॉर्मलाइज फंक्शन इस ये जो बीटा ए है इस फंक्शन को या नॉर्मलाइज भी किया जा रहा है किससे, बीटा बार, वो जो हमने इधर लिखा हुआ है फार्मूला में, यानी नॉर्मलाइज्ड फंक्शन भी लिया हुआ है ये जो बीटा बार है। अब बीटा बार हमने कैसे कैलकुलेट किया हुआ है, नॉर्मलाइज किया हुआ है इसको कि बीटा बार इज इक्वल टू 0 टू ए डैगर जो मैक्सिमम एज है बीटा ए को हम इंटीग्रेट करने से वो जो वैल्यू आ रही है उसको हम कह रहे हैं बीटा बार। तो इस तरह ये नॉर्मलाइज किया गया, क्योंकि नॉर्मलाइज जब भी हम करते हैं तो नॉर्मलाइज करने के लिए हम कोई बड़ी वैल्यू ले लेते हैं और सब को उससे डिवाइड करते जाते हैं, तो इस तरह या डिवाइड या मल्टीप्लाई या इस तरह करते जाते हैं। तो यहाँ पे ये है कि ये मैक्सिमम एक वैल्यू ली गई है जिससे हमने उसको फंक्शन को नॉर्मलाइज कर लिया है।
In figure 1.13, we show the graph of this function with parameters fitted for to the data for the fatality rate in USA 1990। ये जो हमारे पास ये ग्राफ है जी, यूएसए का 1990 का जो फैटेलिटी रेट है उसका डाटा फिट किया गया है इस फंक्शन से। ये जो फंक्शन हमारे पास दिया गया है जी, ये जो फंक्शन दिया गया है इसका डाटा हमने फिट किया है 1990 का जो यूएसए का फैटेलिटी रेट है उसके साथ में। अब देखें नीचे लिखा हुआ फैटेलिटी रेट यूएसए 1990 फॉलोइंग द पैरामीट्रिक कर्व 1.8, वही जो हमने अभी कर्व लिया था। पीस वाइज कांस्टेंट कर्व रिप्रेजेंट्स डाटा। ये जो हमारे पास पीस वाइज कांस्टेंट कर्व ये आ रही है, ये डाटा को रिप्रेजेंट कर रही है तो पीसीज में है, और आगे ये जो स्मूथ कर्व है वो उस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है जो हमने फंक्शन अभी इससे पहले हमने जो फंक्शन पढ़ा है ये इसको रिप्रेजेंट कर दिए। तो यहाँ तक हमने फैटेलिटी रेट कैलकुलेट कर लिया है कि किस तरह हम डिफरेंट एज डिपेंडेंट फैटेलिटी फंक्शन लेके तो उनको प्लॉट किया है, रियल डाटा के साथ फिट किया और रीजन जो हमारे पास पैरामीटर्स हैं उनकी सूटेबल वैल्यूज लेके तो उस कर्व को फिट करने की कोशिश की गई है रियल डाटा के साथ।